हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देख लेते हैं, चलिए टॉपिक्स। तो जो आप देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे। टोटल 7 टॉपिक्स हैं हमारे। इनमें से जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें से मैंने आपको पीएच का मान निकालना और रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम तथा सूत्र, ये दोनों जो टॉपिक हैं हमारे पहले पार्ट में हमने कवर कर रखा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ ही साथ करा रखे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक उपकरण, धातु तथा उनके अयस्क, ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण, राशि एवं उनके मात्रक और जीव विज्ञान के प्रमुख खोजकर्ता। तो क्लास में आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए उस सब्जेक्ट को जानना जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप क्या करिए कि सबसे पहले तैयारी के लिए आप एक लिस्ट बनाइए कि भाई कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद उस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक जो हैं यानी कितने चैप्टर हैं जो एग्जाम में पूछने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करिए, 5 से 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखने के बाद आप ये देखिए कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक सब्जेक्ट है और उसमें 10 टॉपिक हैं और आपने 10 साल का रिव्यू देखा, भाई प्रीवियस ईयर के पेपर देखे और उसमें से क्या किया आपने कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़े हैं जिनसे रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 साल में एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप अगर बिना ये सब एनालाइज किए हुए डायरेक्ट कूद पढ़ेंगे पढ़ाई में तो आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे। तो आपको एक अपना क्राइटेरिया बनाना होगा, एक डायरेक्शन बनानी होगी कि हमें किस तरह पढ़ना है। तो आपको पढ़ने से पहले ये इतना काम करना है क्लास कि भाई आपको एक लिस्ट बना करके देखना है कि किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक सब्जेक्ट से हमारे 10 टॉपिक हैं और 5 नंबर का आ रहा है, तो आप 5 नंबर के लिए 10 टॉपिक पढ़ेंगे और आपको पता भी नहीं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये एक बेवकूफ़ी कहलाएगी कि आप ऐसे कूद पड़े एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पहले एक अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जब 10 साल का रिव्यू देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा क्लास। मैंने क्या किया है कि ये जो टॉपिक सेलेक्ट किया ना, इनसे हर साल किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। एक वीडियो देखने पर अगर आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। हमारी कोचिंग है श्योर सक्सेस क्लासेस, कर्मचारी नगर, बरेली। हमारे यहाँ 5 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स और स्टेट के एग्जाम्स पर फोकस करती है। और यहाँ पर शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी सिखाई जाती है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। 3 डेज का फ्री डेमो है, नंबर दिया हुआ है, आप इंक्वायरी कर लीजिए और डेमो ले सकते हैं। तो चलिए क्लास अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण। तो वैज्ञानिक उपकरण के बारे में देखते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे आपके लिए 15 क्वेश्चन ले रखे हैं और आप डिस्क्रिप्शन में हमें बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इनमें से। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। मतलब विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये है अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर इसका आंसर है। तो अल्टीमीटर से क्या किया जाता है, विमानों की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, इससे वायु के वेग तथा गति को मापा जाता है। मतलब वायु की जो वेलोसिटी होती है और स्पीड होती है ना, उसको मेजर किया जाता है। तो वो क्या होता है, उस यंत्र का नाम बताइए। उसके यंत्र का नाम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या किया जाता है, वायु की स्पीड और उसके वेलोसिटी को मेजर किया जाता है। थर्ड है हमारा, यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है। तो कौन सा यंत्र होता है ये, गेस कीजिए आप। जी हाँ, ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर से हम क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। फोर्थ है यहाँ पे, यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने का काम करता है। आंसर है एरोमीटर। तो एरोमीटर से हम क्या करते हैं, वायु और गैसों के घनत्व को मापते हैं। इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर कि जिन लोगों को थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम होती है वो कान में एक मशीन टाइप के लगा रखते हैं ना, तो उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे बोलते हैं ऑडियोफोन। 6 है, यह वायु दाब मापने के काम आता है। तो मतलब वायु दाब मापने के काम कौन सा यंत्र आता है, तो इसका नाम है बैरोमीटर। ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। मैंने जितने भी ये आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये काफ़ी मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और सबसे ज़्यादा बार जो है ना, ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जैसे एनीमोमीटर बहुत पूछा गया है और बैरोमीटर बहुत पूछा गया है। इनमें सबसे ज़्यादा यही दोनों पूछे जा चुके हैं। यह समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। 7th है, यह समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। सही आंसर है फैदोमीटर। तो फैदोमीटर से क्या करते हैं, हम समुद्र की गहराई मापते हैं।
8 है, यह यंत्र घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने के काम आता है। मतलब जो वस्तु हमारी घूम रही है उसकी गति को कैसे ज्ञात करते हैं, उस यंत्र को आपको बताना है। वो है हमारा गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप से हम क्या करते हैं, जो वस्तु घूम रही होती है उसकी गति को हम उससे ज्ञात करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यह दूध की शुद्धता और आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका आंसर है लैक्टोमीटर। इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और वो गलत कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। मतलब उसकी गति को कैसे, जितनी वो गाड़ी चल चुकी है। मतलब जैसे किसी गाड़ी है, अगर पूछे कि आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है अभी तक, तो बताते नहीं 5000 किलोमीटर चल चुकी है ऐसे। तो ये मतलब वो चीज़ ज्ञात करना, स्पीड ज्ञात नहीं करना है, उसकी गति को ज्ञात करना है कि कितनी चल चुकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडोमीटर। तो ओडोमीटर से ये ज्ञात करते हैं कि हमारी गाड़ी कितना चल चुकी है। तो इसे कहते हैं मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात करना। अब देखिए इससे सतह पर आने वाले भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है क्लास। सिस्मोग्राफ कहते हैं इसको। तो इससे मतलब भूकंप जिसे मापते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आता है भूकंप को हम किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। बस ऐसे लिख के आता है नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन। इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। ऊपर मैंने बताया था 10th वाला क्वेश्चन कि इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है, और यहाँ पे लिखा 12th वाला इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। देखिए ज्ञात करना मतलब क्या होता है कि जो उसकी स्पीड है उसको बस हम देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन नीचे लिखा मापा जाता है। मापना मतलब मेजर करना होता है। तो स्पीड को मेजर किससे किया जाता है, तो मोटर गाड़ी की स्पीड को मेजर करना मतलब जैसे आप बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो उसके ऊपर एक जो मीटर लगा होता है जिससे आप ये बताते हैं हाँ भाई मैं 50 पे गाड़ी चला रहा हूँ, 60 पे चला रहा हूँ। तो ये वो पूछा जा रहा है कि मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है किससे, तो वो होता है स्पीडोमीटर। मतलब जो स्पीड को दिखाता है स्पीडोमीटर, जो हमारी गाड़ी कितना चल चुकी है उसे बताता है ओडोमीटर। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में। 13 है, यह वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। तो मतलब कौन सा ऐसा यंत्र है जो वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाता है, तो वो है हाइग्रोस्कोप। यह ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। यह है माइक्रोस्कोप। और अंत वाला है हमारा, यह द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने का यंत्र है। मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड की जो रेट बताता है वो कौन सा यंत्र है, तो वो है हमारा वेंचुरीमीटर। मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे मैंने 10 साल का रिव्यू लिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं कई बार रिपीट हो चुके हैं क्लास, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक है हमारा धातु और उनके अयस्क, मतलब धातु तथा उनके अयस्क। तो पहले हम आपको बताते हैं धातु क्या होती है। देखिए सिंपल वर्डों में यहाँ पे लिखा है कि धातु एक ऐसे कठोर पदार्थ हैं जो विद्युत के अच्छे चालक हैं। मतलब जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, मतलब करंट आसानी से उसमें फ्लो हो जाता है, और एवं बहुत प्रकार के गुण रखते हैं। इनके अंदर बहुत प्रकार की क्या होती है, क्वालिटीज होती हैं, जैसे तन्यता, कठोरता, भंगुरता इत्यादि। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि धातु जो होती है, जैसे कुछ धातु आसानी से पिघलाई जाती हैं, उनको पीट पीट के चिपटा बना दिया जाता है, कुछ धातु मोड़ी जा सकती हैं आसानी से। तो इस तरह की जो क्वालिटीज होती हैं धातु की, तो मतलब एक प्रकार के धातु में बहुत सारे गुण होते हैं। अब अयस्क के बारे में बताते हैं। अयस्क वे खनिज हैं जिनमें धातु का निष्कर्षण जो है वो सुविधापूर्वक व मितव्ययता के साथ किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर जो खनिज होते हैं और धातु होते हैं वो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब नेचुरल उनको कोई बनाता नहीं है, वो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। क्या क्या, धातु और खनिज। तो ये जो चीज़ें हमारी पाई जाती हैं। अब खनिजों क्या होता है, खनिजों के निष्कर्षण से, खनिज से ही हम क्या बनाते हैं, वो अयस्क बनाते हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारी धातु होती है प्रकृति में पाई जाती है उसको बहुत ही सावधानी से निष्कर्ष करके अयस्क बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब जब खनिज से ही अयस्क बने होते हैं तो सारे सारे जो अयस्क होंगे वो खनिज हो सकते हैं, क्योंकि वो तो बने हुए हैं, खनिज से ही निकले हुए हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे जो खनिज होते हैं वो कभी अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति में जितने भी खनिज पाए जाते हैं, मतलब मिनरल पाए जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो और हो यानी कि अयस्क हो, लेकिन जो भी और होते हैं ना वो निकले तो खनिज से ही हैं, तो वो तो सारे के सारे खनिज होंगे। तो आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क क्यों नहीं होते हैं। तो इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। आप बताइएगा कि इनमें से आपके कितने सही हुए हैं क्लास, डिस्क्रिप्शन बताइएगा हमें। चलिए पहला है सोडियम। तो सोडियम का अयस्क क्या है, गेस कीजिए। जी हाँ मैं बताता हूँ आपको। सोडियम का जो अयस्क है वो है चिली साल्टपीटर, नमक या फिर ब्राइन। ये होते हैं आपके और यानी अयस्क किसके, सोडियम के। एल्यूमिनियम के अयस्क क्या होते हैं, देखिए एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, फेल्सपार। ये चार जो आपको दिख रहे हैं अयस्क हैं एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम एक धातु है और धातु से ये क्या निष्कर्ष किए गए हैं, इसके अयस्क। ठीक है,
थर्ड देखते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम के क्या एस्क हो जाएंगे हमारे नाइटर और कार्नेलाइट। मैग्नीशियम के क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम हो जाएगा डोलोमाइट, एप्सम सॉल्ट। कैल्शियम का क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम का हो जाएगा कैल्साइट और फ्लूऑस्पर, ये दो हमारे इसके हो जाएंगे अयस्क कैल्शियम के। कॉपर का क्या हो जाएगा, देखिए क्यूपराइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप इसे। सिल्वर का क्या हो जाएगा, देखिए सिल्वर का हो जाएगा रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक का एस्क होता है जिंक ब्लेडी, कैलेमाइन, जिंकाइड या फिर यशत पुष्प, ये हमारे जिंक के एस्क होते हैं। चल क्लास आगे देखते हैं। मरकरी, तो मरकरी का एस्क क्या होता है सिनोबार, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्लास ये। गैलेना, सिरोसाइट, ये हमारे एस्क हैं मरकरी के। लेड के एस्क क्या है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिरेडाइट, ये लेड के एस्क हैं। यूरेनियम के एस्क क्या है पिच ब्लेडी, जिसको कार्नेटाइट भी बोलते हैं। थोरियम, थोरियम का एस्क क्या है, थोरियम का एस्क है मोनोजाइट। तो क्लास मैंने आपको सारे एस्क बता दिए हैं, आप बताइए डिस्क्रिप्शन में कि कितने आपके सही हुए हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण, इनसे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी लिया है क्लास। तो मैं आपको बता दूं क्लास मैंने 500 क्वेश्चन बायोलॉजी के अपनी इस चैनल पे डाल रखे हैं और 250 क्वेश्चन फिजिक्स के और 250 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और विटामिन का एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रखा है जिसमें कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं, बहुत सारे मतलब बुक से क्वेश्चन देखे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन देखे हैं, तो मतलब सबका कलेक्शन करके एक मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, 20 मिनट के अंदर है, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, विटामिन के नाम से है। ठीक है क्लास, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे उपकरण बताने वाला हूँ। अब उपकरण देखिए, जो उपकरण कई बार पूछे जा चुके हैं ना, मैं आपको वही वाले उपकरण कराने वाला हूँ और कई बार मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप बताइएगा डिस्कशन में कितने आपके सही हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप गेस करना शुरू कर दीजिए। डायनामो का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, वो क्या करता है, तो ये आपका करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। जी हाँ, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डायनामो करता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं चलिए, विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर, ये क्या करता है, सेम इसका अपोजिट। देखिए क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये दोनों पास पास में लिख दिए हैं कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। विद्युत मोटर को क्या करता है, ये यांत्रिक, विद्युत मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन का क्या काम है, देखिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर का क्या काम है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। जस्ट अपोजिट वाले देखिए पास पास लिखे हुए हैं, जैसे ऊपर लिखा डायनामो का विद्युत मोटर, ये दोनों के जस्ट रेसिप्रोकल हैं, आपस में अपोजिट हैं। सेम यहाँ माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर का भी सेम है, क्योंकि माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि को विद्युत में कर रहा है और लाउड स्पीकर क्या क्या कर रहा है, विद्युत को ध्वनि में कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का क्या काम है, विद्युत ऊर्जा को ये प्रकाश में कर रहा है, क्योंकि बिजली से चलता है और क्या देता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है। तो ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सोलर सेल का क्या काम है, देखिए सोलर सेल मतलब सौर ऊर्जा जो होती है उसको बिजली बनाता है। आपने देखा होगा ना, जो पैनल लोग लगा रखते हैं, दिन में लगा देते हैं, दिन भर चार्ज होते हैं सन से, रात में क्या उससे चलती है, लाइट जलती है। मतलब क्या होता है, वो सौर एनर्जी को ले रहे हैं और रात में क्या विद्युत में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब बिजली जल रही है उससे। तो ये नॉर्मली आप इसे समझ सकते हैं। मोमबत्ती का काम क्या होता है, देखिए मोमबत्ती होती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का मतलब ये होता है जो मोमबत्ती हमारी पिघल जाती है, कि आप देख रहे हैं, उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में। जिससे कि रात को हम उसको प्रकाश देती ना, हमें जब जलाते हैं तो उसे उजाला होता है। तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कर रही है, प्रकाश ऊर्जा में। कौन, मोमबत्ती। और विद्युत हीटर का क्या काम है, देखिए विद्युत हीटर करता है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। हम अक्सर नॉर्मली यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए या फिर ठंडियों में उसका यूज़ करते हैं अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए। तो क्या करती है, जब हम इलेक्ट्रिक स्विच दबाते हैं तो उससे क्या बहुत सारी उष्मीय ऊर्जा निकलती है, जो कि हमें दिखती कम है बट हमें फील ज़्यादा होती है, तो वो होती है उष्मीय ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं क्लास। हमारा ये टॉपिक है, इससे तो अक्सर ही मतलब साल में शायद किसी एग्जाम में ना पूछा जाए, नहीं तो सब एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है क्लास। भौतिक राशि मतलब राशि और उनके मात्रक, ये हमारा आज का टॉपिक है इसका। अब हम देखते हैं इसमें भौतिक राशि, राशि को ही भौतिक राशि कहते हैं। किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण है, इस गुण को संख्यात्मक मान एवं कोई मानक संदर्भ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान हो गया, या फिर उसकी लंबाई हो गई, या फिर बल हो गया, चाल, दूरी, समय, वेग, समय, कुछ भी हो सकता है। ठीक है क्लास, चलिए शुरू करते हैं हम।
तो यहाँ पर भी 25 मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट ले रखे हैं यहाँ पे राशियाँ, जो उनके मात्रक आपको बताने हैं और आप बताइएगा कि आपके कितने मात्रक सही हुए हैं। और ये सारे के सारे जो मात्रक हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत पूछे जा चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैंने सभी को आपके लिए एक साथ कलेक्ट कर दिया है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। केजी से भी दिखाते हैं और ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जूल एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नाम पर जिन्होंने दिया था इसलिए जूल बोलते हैं इसको। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। किसी भी कोण के मान जब निकालना होता है उसके मात्रक होता है रेडियन, उसे आरएडी से दिखाते हैं। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इनके फॉर्मूलाज जिसको पता होते हैं वो अपने आप निकाल लेते हैं, जिसने नहीं पता होता है तो उनको ये लर्न करना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मतलब जूल बताया है मैंने आपको, विद्युत धारा बताया है, तो ये सब ऐसे मात्रक हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर डिपेंड होते हैं। तो जो साइंटिस्ट इनको देता है, जो डिस्कवर करता है, तो उसी के नाम पर इनके मात्रक जाने जाते हैं। ठीक है। कुछ के मात्रक ऐसे होते हैं जो उनके साइंटिस्ट के नाम पर भी जाने आते हैं और उनके जो बेसिक फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है, उसके नाम पर भी जाने आते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ बल, तो बल का मात्रक आपको पता है क्या होता है? न्यूटन होता है। अक्सर न्यूटन एग्जाम में लिख के आता है, लेकिन कभी कभी न्यूटन ना लिख करके वो कुछ और भी देता है। क्या देता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर होता है बल, तो बल का कहते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। तो आप देख रहे हैं एम इंटू ए होता है। एम क्या होता है? या मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है, और ए होता है एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का मैंने क्या बताया आपको? द्रव्यमान का आपने देखा पीछे क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है। तो द्रव्यमान का हो जाता है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का आपने दिखा नहीं, नीचे क्या लिखा हुआ? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये हो जाता है इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये हो जाता है एक बल का हमारा मात्रक कौन सा? न्यूटन दिया हुआ है यहाँ पे हो जाता है, और दूसरा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये न्यूटन ने दिया था, न्यूटन का द्वितीय नियम है, इसीलिए इनके नाम से ही न्यूटन भी कहते हैं, इसकी राशि, इसकी मात्रा को न्यूटन भी कहते हैं। और यहाँ पे ये फॉर्मूले के भी यहाँ पे निकाला गया है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। तो दोनों में से अगर आपको कोई भी दिखता है तो नीचे लिखा होगा कि ए और बी दोनों, तो आपको ये वाला आंसर लगाना होगा। नहीं तो अगर न्यूटन दिख रहा है तो न्यूटन होगा, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है तो ये होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी क्लास। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा दाब। तो दाब के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो दाब का मात्रक हम देखते हैं तो पास्कल, क्योंकि पास्कल ने ही ये दिया था, इसलिए साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था, दाब की परिभाषा दी थी, दाब के बारे में बताया था, इसलिए इसकी मात्रक को दाब कहते हैं। तो अब देखिए दाब के एक तो हो गया पास्कल कि भाई दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। दूसरा अगर आपको पता लगाना है कि क्या है वो एग्जाम में आता, तो आपको पता होना चाहिए कि दाब का मात्र फॉर्मूला क्या होता है। तो दाब इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू होता है F अपॉन ए। मतलब क्या हो गया आपका? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का मैंने आपको क्या बताया? न्यूटन हो गया देखिए, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी दाब की यूनिट ये भी हो जाएगी यहाँ से। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लास याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला मतलब मात्रक क्या होता है? तो वो होता है रेडियन प्रति सेकेंड। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज भी साइंटिस्ट के नाम पर है। अगर आपसे पूछा जाए, मतलब हर्ट्ज ना देकर के कुछ और मात्रक दिया हो, तो प्रति सेकंड भी होता है। ठीक है। तो प्रति सेकंड इसका मात्रक हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो 1 अपॉन टाइम, और टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो वहाँ से आपका प्रति सेकंड हो जाएगा। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन प्रति मीटर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। ठीक, क्लास आगे देखते हैं आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा डिस्क्रिप्शन में। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। ये भी साइंटिस्ट के भी यहाँ पे है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। जो आप ये देख रहे हैं ये सारे के सारे साइंटिस्ट के बिहाफ पे इनके मात्रक रखे गए हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स। प्रकाश तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। प्रकाशीय दूरी का मात्रक क्या होता है?
प्रकाश वर्ष। क्लास आप जितने भी, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का पेपर है आप उसे देखिएगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे, लगभग हर साल दिखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला अगला टॉपिक देखते हैं अपना। अगला है जीव विज्ञान के प्रमुख खोजकर्ता। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। आज हमने इस टॉपिक में सिर्फ आपको कोशिका से रिलेटेड जो मतलब खोजकर्ता है ना उन्हीं के बारे में रखा है, सिर्फ स्पेशली कोशिका से, मतलब कोशिकांग से रिलेटेड जो भी पार्ट है उनके साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो हरित लवक पहला है हमारा, कोशिकांग है। तो कोशिका की खोज पहले मैं आपको बता दूं, कोशिका के बारे में बताने वाला हूं, तो कोशिका के बारे में बता दूं। तो कोशिका देखिए क्या होता है कि उसकी खोज जो है ना वो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, सेल को। तो अब ये सेल के सारे पार्ट होते हैं, तो अब उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहला है हमारा जैसे कि हरित लवक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी, तो हैकल ने की थी। और इसका कार्य क्या होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। जो हमारे वो प्लांट होते हैं ना, पौधे होते हैं, तो उनका फूड जो है उनकी पत्तियों बनता है। तो पत्तियों में क्या होता है कि हरित लवक भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो जो फूड वो अपना बनाते हैं तो क्या होता है, सनलाइट चाहिए होता है उनको, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, साथ ही साथ उन्हें क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है उसमें, उसी की वजह से क्या होता है वो अपना फूड बना पाते हैं। और कहाँ पे होता है ये प्लांट के लीव्स में होता है, वहीं पर इनका फूड बनता है। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को वैज्ञानिक का पूछा गया किसने खोजा था, तो केलिकर, इनका नाम है, कॉलिकर भी कहते हैं और केलिकर भी कहते हैं। तो केलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था, खोजा था। लेकिन इसका नाम किसने दिया था, तो बेंडा ने। आप याद ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आप लगाएंगे केलिकर की। अगर वहाँ पे दिया हुआ है बेंडा साइड में और ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो वो दिया था बेंडा ने। तो बेंडा साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए इसका कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, देखिए कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करना। मतलब इसे कोशिकाओं का श्वसन स्थल भी कहते हैं। यहाँ पर कोशिकाएं क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। और क्या करते हैं यहाँ पे, ऊर्जा युक्त जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना उनका ऑक्सीकरण होता है। कहाँ पर, यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब उनका ऑक्सीकरण होता है तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, एनर्जी रिलीज करते हैं। इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। और इन्हें कभी कभी क्या कहते हैं, कोशिकाओं का इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि बल इनके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। और इनको एक नाम और से जाना जाता है, इन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है क्लास। अगला देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, मतलब ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज किसने की थी, पॉटर साइंटिस्ट है, उन्होंने की थी ईआर की खोज। इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए प्रोटीन की संश्लेषण एवं लिपिड। तो मतलब ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, कौन, ये अंतःप्रद्रवी जालिका, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है हमारा गोल्जी बॉडी। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो ने। इसका फंक्शन है हार्मोन स्त्रवण, पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण। तो एक हिसाब से ये अगर पूछा जाए आपसे कि यातायात का काम कौन करता है, कि प्रोटीन का यातायात प्रबंधन का काम कौन सा करता है कोशिका के भीतर, तो वो करता है हमारा गोल्जी का है, यानी गोल्जी बॉडी। ये करता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है, स्थानांतरण का काम करता है। किसको, हार्मोन को, पदार्थों का संचय, इन सब चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है। स्पेशली इसका मेन फंक्शन यही है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और सेलुलोज की बनी हुई होती है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में ये नहीं होती है क्लास। तो आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है। जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज किसने की थी, पुरकिंजी ने। और इसका मेन फंक्शन क्या है, जीवन की भौतिक आधारशिला। राइबोसोम, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलेड ने। ये किसमें, जंतुओं में खोज की थी, जंतुओं में की थी पैलेड ने सबसे पहले। तो राइबोसोम की जंतुओं में खोज किसने की थी, पैलेड की थी। और क्या आपसे पूछा जाए कि पौधों में, यानी कि पादपों में या फिर पौधों में सबसे पहले राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो रॉबिन्सन ब्राउन ने की थी, रॉबिन्सन ब्राउन ने की थी पौधों में। और पैलाडी ने की थी किसमें, जंतुओं में। तो और इसका फंक्शन क्या है, देखिए प्रोटीन का संश्लेषण। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और यहीं पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। किसको, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तारक काय मतलब सेंट्रोजोम, इसकी खोज की थी टी बोवेरी ने। और इसका फंक्शन है कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास करना। चलिए अगला देखते हैं क्लास। लाइसोसोम, इसकी खोज की थी डी डोवे। इसका कार्य क्या है, आत्म
हत्या की थैली या फिर बाहरी पदार्थों का पाचन। ऐसा क्यों होता है कि इसके अंदर जो होता है 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइम का आप काम जानते हैं क्या होता है कि चीज़ों को वो वहाँ पे जो आसपास पड़ी रहती हैं उनको डाइजेस्ट करना। भाई एंजाइम क्या काम करते हैं, वो आसपास जो चीज़ें होती हैं ना उनको डाइजेस्ट करते हैं, पचाने का काम करते हैं। तो लाइसोसोम के पास सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब उनकी थैली के आसपास इतने ज़्यादा एंजाइम हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है उनके अंदर भी इतने सारे होने के बावजूद अब बाहर जो पड़े रहते हैं तो इनकी थैली फट जाती है, और फटने के बाद क्या होता है कि जो इनके खुद के ही प्रोटीन वगैरह जो बाहर निकल जाता है ना, इनकी जो सेल होती है ये इनका ही पाचन कर देते हैं। जो एंजाइम होते हैं ना वो खुद के ही थैली के निकले हुए पदार्थों का और खुद की थैली के आसपास की जो सेल्स बाहर वाली आउटर सेल होती है ना उनको भी पाचन कर देते हैं। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। और बाहरी पदार्थ जो आसपास होते हैं उनका भी पाचन कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे एंजाइम होते हैं इनके अंदर। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इनका कार्य क्या है? कोशिका का नियंत्रण करना। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कोशिकाओं पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, इसकी खोज किसने की थी? वॉल्डेयर ने। इसका फंक्शन है जनिक लक्षणों का एक पीढ़ी से सुदृढ़ पीढ़ी में रूपांतरण करना। मतलब क्रोमोसोम क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनको ले जाना, यही इनका काम होता है। केंद्र का मतलब न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने। तो इन्होंने खोज की थी केंद्रिका की। तो इसका कार्य क्या है देख लेते हैं चलिए। आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण करना, इसका काम कौन करता है? केंद्रिका करती है, मतलब न्यूक्लियोलस में होता है आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण। तो क्लास आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, इतने टॉपिक हमने कवर किए हैं। आपको ये कैसे लगे आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे ये भी बताइएगा। एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपको मिलते हैं अगली बार। तो जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, इसको रिवाइज करना मत भूलिएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।